नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सेशन में हम कवर करेंगे बीपीएससी पॉलिटिकल साइंस कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए प्रैक्टिस सेट 4। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट 4 है और इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 3 तक जो है वो कवर करवा दिया है और ये प्रैक्टिस सेट 4 है। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखें। इसमें टोटल आपको 80 प्रश्न मिलेगा। टोटल 80 प्रश्न मिलेगा और 80 प्रश्न टोटल इम्पोर्टेंट है आपका, तो पूरा वीडियो देखेंगे। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पूछ रहा है यहाँ पर कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। यानी कि भारत के महालेखा एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, योजना आयोग के अध्यक्ष द्वारा या वित्त मंत्री के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। सेकंड में देखते हैं, लोक प्रशासन के अध्ययन की प्राचीनतम दृष्टिकोण है। लोक प्रशासन के अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विधिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक, दार्शनिक या फिर व्यवहारिक। तो इसका सही आंसर दार्शनिक दृष्टिकोण हो जाएगा। 3 में देखते हैं, दार्शनिक राजा प्लेटो स्वयं है। दार्शनिक राजा प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक स्वयं प्लेटो की राजसी सत्ता के लिए दावेदारी है। यह टिप्पणी किसने की है? तो यह टिप्पणी किसने की है? तो यह टिप्पणी कार्ल पॉपर ने किया था। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 में कि प्रभुता नागरिकों तथा प्रजा पर विधि से अनवरुद्ध सर्वोच्च सत्ता है। प्रभुता का यह बोध निम्नलिखित में से आज किसके किनके द्वारा व्यवहार में सीमित होता है? तो भूमंडलीकरण, अधिसंख्य राज्यों द्वारा सार्वभौम मानवाधिकारों की उद्घोषणा की स्वीकृति, पारिस्थितिकी एवं आतंकवाद जैसे सार्वभौमिक सरोकारों का उद्भव या उपरोक्त सभी। तो 4 का क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न संख्या 5 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। यहाँ पर देखिए नहीं पूछ रहा है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो एक एक करके देखते हैं। चारों ऑप्शन एन मैकेवली तथा एफ हिगल के लिए राज्य बल पर आधारित है। ठीक है, तो ये सही है। जे एस मिल तथा टी एच ग्रीन के लिए सहमति राज्य का आधार थी। तो देखिए ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला ऑप्शन, मार्क्स के मतानुसार राज्य वर्ग शोषण का साधन था। गांधी दर्शन के अनुसार धनिक वर्ग को अपने संसाधनों को सार्वजनिक हित के उपयोग में लगाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर बी ही हो जाएगा, बाकी सब सही है, चूंकि यहाँ पूछ रहा है कि सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 में किसने यह परिभाषा दी कि राज्य ऐसा मानव समुदाय है जो किसी दिए गए राज्य क्षेत्र के अंदर शारीरिक बल के वैध प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है। एकाधिकार का दावा करता है, तो कौन करता है? तो मैक्स वेबर। यहाँ पर सही आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति गांधी का स्वराज की धारणा को उपयुक्त ढंग की निरूपित करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अनाज में बड़े पैमाने पर सिंचाई के उर्वरकों की प्रयोग के आधारित आत्मनिर्भरता, स्थानीय संसाधनों एवं गहन श्रम तकनीक के प्रयोग द्वारा प्राप्त आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 में सामान्यतः कल्याणकारी राज्य निम्नलिखित में से किन प्रावधानों पर केंद्रित है? कल्याणकारी राज्य जो होता है ये निम्नलिखित में से किन प्रावधानों पर केंद्रित है वो बताना है। तो राज्य का धर्म, शिक्षा तथा स्वास्थ्य का अलगाव, ठीक है, या फिर नियोजन आधारित संरचना और शिक्षा, अल्पसंख्यक अधिकार नियोजन और शिक्षा, या शिक्षा नियोजन और स्वास्थ्य। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, शिक्षा नियोजन और स्वास्थ्य। प्रश्न संख्या 9 में देखते हैं कि लोकतंत्र को सुदृढ़ करने का संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यानी कि यहाँ पर ये जो कह रहा है किस पर विचार करना है, तो यहाँ पर 4 दिया गया है। तो एक प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसमें राजनीतिक दल एवं हित संघ सुचारू ढंग से काम करते हैं। एक निर्वाचन प्रणाली जो स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन एवं सार्वजनिक मताधिकार का प्रत्याभूत करती है। शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित नियंत्रण एवं संतुलन प्रणाली जिससे स्वतंत्र न्यायिक और विधायी शाखाएं हैं। एक स्पंदनशील नागरिक समाज तथा साथ ही साथ एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर संचार माध्यम।
अब यहाँ कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है कि ये भी आपका सही है, ये भी कह रहा है सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, 1 2 3 4, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में विचारधारा शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष में किया गया था। विचारधारा प्रयोग किस वर्ष किया गया था, तो ये 97 में किया गया था, 1797, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 में देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है कि उदारवादी लोकतांत्रिक परंपरा समता को मुख्यतः अवसर की समता तथा स्थितियों की समता को के रूप में देखती है। स्थितियों की समता यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि नैसर्गिक योग्यता हो या ना हो, परिणामों की क्षमता प्राप्त हो। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। अब बताना है कि इसमें से दोनों में से कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पर ये जो कह रहा है फर्स्ट में कि उदारवादी लोकतांत्रिक परंपरा समता को मुख्यतः अवसर की समता तथा स्थितियों की समता के रूप में देखती है, ये तो सही है। दूसरा में स्थितियों की समता तथा सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि नैसर्गिक योग्यता को हो या ना हो, परिणामों की समता प्राप्त हो, तो ये सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन दे रहा है कि केवल 1, केवल 2, 1 या 2 दोनों, या ना तो एक, तो यहाँ पर सही आंसर केवल 1A हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 11 में देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक चिंतक ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विरुद्ध प्रतिनिधिक लोकतंत्र का पक्ष लिया। ठीक है, इसमें से बताना है किसने कि प्रतिनिधिक लोकतंत्र का पक्ष लिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर जे मेडिसन हो जाएगा, जे मेडिसन। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। रात्रि प्रहरी न्यूनतम राज्य वह है जो, यहाँ पर क्वेश्चन है कि रात्रि प्रहरी नाइट वॉचमैन न्यूनतम राज्य वह है जो, ठीक है, कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करता है, अपने नागरिकों का देखभाल करता है, कामगारों की न्यूनतम मजदूरी का संरक्षण करता है, नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करता है, नाइट वॉचमैन। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदारवादियों के अनुसार अधिकार, यानी उदारवादियों के अनुसार जो है अधिकार क्या है, ये चारों में से विचार करना है इस पर, कि राज्य की सत्ता को कम करते हैं, यानी राज्य की सत्ता को कम करते हैं क्या, व्यक्तियों के स्वयं में सर्वोत्कृष्ट बनने में सहायक होते हैं, समूह के विरुद्ध व्यक्तियों को सशक्त करते हैं, स्पंदनशील सिविल समाज के आधार की रचना करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है वो बताना है। ठीक है, तो 14 का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर चारों सही हो जाएगा, यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी और ये भी सभी सही है। किसके अनुसार, उदारवादियों के अनुसार, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 में आज बन रही सर्वसम्मति के अनुसार स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से क्या निहित होना चाहिए। स्वतंत्रता में क्या निहित होना चाहिए। ठीक है, तो कतिपय भौतिक और विधिक अवरोधों का अभाव, कतिपय सिविल और राजनीतिक स्वतंत्रताओं की विनम्यता, आय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के सामाजिक प्रावधान। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनना है, यानी इसमें से विचार करना है और यहाँ पर से जो सही आंसर है वो चुनना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें सही आंसर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, 2 और 3, कतिपय सिविल और राजनीतिक स्वतंत्रताओं की विधेयता, आय, शिक्षा और स्वास्थ्य के सामाजिक प्रावधान, तो यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक यह सुझाव देता है कि संपत्ति का अधिकार जीवन और स्वतंत्रताओं का अधिकार है। कौन ये कहता है कि संपत्ति का अधिकार जो है जीवन तथा स्वतंत्रताओं का अधिकार है, तो ये जे लॉक का कथन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 में कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ये फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। अब आगे देखिए क्या कहता है कि 19वीं शताब्दी के अंत में उपरोक्त देशों में से किस या किन में से सभी वयस्क स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त हुआ था। 19वीं शताब्दी की बात कर रहा है। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में इनमें से कोई भी देश नहीं था जो वयस्क मताधिकार स्त्रियों को प्राप्त हुआ था। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 में
कि जॉन रॉल्स से प्रभावित उदारवादी क्यों शुभ की तुलना में अधिकारों को सर्वोपरि मानते हैं। तो क्यों मानते हैं भाई, तो देखते हैं अगला इसका क्या क्या लिखा हुआ कि अधिसंख्य लोग शुभ की तुलना में अधिकार को अधिमान देते हैं। शुभ की बहुविध धारणाएं हैं जिसे लोग मानते हैं और ऐसा मानने के लिए उनके अपने तर्क हैं। इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर मिल गया। चलिए जॉन रॉल्स के अनुसार। उसके बाद है प्रश्न संख्या 19 में कि निम्नलिखित में से कौन से एक राजनीतिक चिंतन से सकारात्मक स्वतंत्रता की आलोचना करते हुए पहली बार नकारात्मक तथा सकारात्मक स्वतंत्रता में संकलनात्मक भिन्नता स्थापित की। ठीक है, तो इसका सही आंसर ईसाया बर्लिन। प्रश्न इसका सही आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 में देखते हैं कि हाल के वर्षों में भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में वृद्धि होने का श्रेय निम्नलिखित में से किनको दिया जाता है। यानी बार बार चुनाव, समाज के विभिन्न वर्गों के मांगों को पूरा करने का अयोग्यता, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन, नए राज्यों का प्रादुर्भाव, तो किनको दिया जाता है। ठीक है, तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए बार बार चुनाव और समाज के विभिन्न वर्गों की मांगों को पूरा करने में अयोग्यता। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 1 और 2। प्रश्न संख्या 21 में देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए बताना है कि कौन सा सही नहीं है। भारत में दल प्रणाली और निर्वाचन एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों, बहुमतदान की पहले आए सब ले जाए और द्विसदनीय विधानमंडल पर आधारित है। उसके बाद है बी में कह रहा है कि ब्रिटिश दल प्रणाली उन बड़े आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों का परिणाम है जिसने 19वीं सदी के यूरोप में समाज और राज्य को हिला दिया। निर्वाचन प्रणाली आधुनिक लोकतंत्र की विश्वसनीयता के केंद्र में स्थित है। भारत का पहला आम चुनाव संसदीय निर्वाचन संविधान की संपुष्टि के पश्चात 1950 में हुआ। तो यहाँ देखिए पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि भारत का पहला आम चुनाव संसदीय निर्वाचन संविधान की संपुष्टि के पश्चात 1950 में हुआ नहीं, बल्कि 52 में हुआ था। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 22 में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई कसौटी के आधार पर किसी राजनीतिक दल को पूरे भारत में राष्ट्रीय दल बनने के लिए न्यूनतम कितने राज्यों की मान्यता प्राप्त होना ही चाहिए। यानी राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितना न्यूनतम होना चाहिए राज्य में मान्यता प्राप्त। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 राज्य में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 23 में मानवाधिकारों को संयुक्त राज्य घोषणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 4 दिया गया है। इस पर चारों में क्या कह रहा है कि मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा किन्हीं सामाजिक अथवा आर्थिक अधिकारों को निर्दिष्ट नहीं करती। यह घोषणा काम के अधिकारी, बेरोजगारी के विरुद्ध संरक्षण, उचित पारिश्रमिक तथा मजदूर संघ बनाने का अधिकार जैसे अधिकारों का अनुमोदन नहीं करती। यह घोषणा मूलवासियों को अधिकारों की मान्यता देती है। यह घोषणा स्त्रियों को विशेष स्तर प्रदान करती है। अब उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 जो है, यहाँ पर पूछ रहा है कि विचार कीजिए, तो 3 नहीं होगा, बाकी 1, 2, 4 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न संख्या 24 में कि स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में भारत में प्रचलित दलीय प्रणाली को निम्नलिखित में से किस विद्वान ने एक दल प्रबल प्रणाली के रूप में वर्णित किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजनी कोठारी। ठीक है, क्या हो जाएगा, रजनी कोठारी। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 25 में सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो देखिए मिलाते हैं, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद। सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद, तो इसका थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर लेते हैं। अब देखिए आपको सब दिख रहा होगा टोटल। तो पहला है क्या, सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद।
तो ये हो जाएगा वी आई लेनिन, ठीक है, ये हो जाएगा वी आई लेनिन। उसके बाद है बी का, तो बी का हो जाएगा हैंस मांगेनथ्याओ, ठीक है। उसके बाद सी का हो जाएगा क्योहेन एम नाही, नाही में, ठीक है। और लास्ट में जो बच गया 1 नंबर, तो ये यहाँ पर चला जाएगा। तो देखिए हो जाएगा 3 2 4 1, ठीक है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 26 में, स्वतंत्रता के रूप में विकास, स्वतंत्रता के रूप में विकास जैसे विचार के लिए किए श्रेय दिया जा सकता है, किसे श्रेय दिया जा सकता है, तो अमर्त्य सेन को, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 27 में, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। कभी कभी क्या आ जाएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन से सही सुमेलित है, ठीक है। तो यहाँ पर मिलाते हैं कि लियो स्ट्रास, तो लियो स्ट्रास ये राजनीतिक चिंतक हो जाएगा, ठीक है। अल्बर्ट बेन, तो यहाँ पर ये भी इसका सही हो जाएगा। हेराल्ड लासवेल, इसका भी ये सही हो जाएगा। सैमुअल फाइनर, इसका ये सही हो जाएगा। यानी कि चारों इसका सही है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 28 में, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थॉमस हॉब्स का तर्क है कि राज्य के बिना नैतिकता, न्याय, उद्योग तथा सभ्यता नहीं बने रह सकते, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति का उपयोग मनचाहे ढंग से करने की स्वतंत्रता है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मानव स्वभाव प्राथमिक रूप से आत्म परीक्षण, शक्ति, यश, संपदा तथा सम्मान चाहता है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर तीनों सही है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 29 में, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है ना। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, तो ये छुआछूत का अंत जो है किस अनुच्छेद में वर्णित किया हुआ है, तो अनुच्छेद 17 में। चलिए प्रश्न संख्या 30 में देखते हैं कि वह फ्रांसीसी लेखक कौन है जिसे तृतीय विश्व युद्ध शब्द का निर्माण किया। वह फ्रांसीसी लेखक का नाम बताना है जो तृतीय विश्व युद्ध का शब्द का निर्माण किया था, तो वो कौन था, तो अल्फ्रेड सैम्बी, ठीक है। प्रश्न संख्या 31 में देखते हैं, 31 में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर देखिए मिलान करना है और बताना है कि कौन सा सही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा, ए में देखिए कह रहा है कि उपयोगितावादी उदारतावाद का प्रधान पक्ष समर्थक, तो इसका सेकेंड में मिल जाएगा। दूसरा कह रहा है कि अमेरिकी बहुलवादी सिद्धांत में केंद्रीय शक्ति, तो रॉबर्ट डाहल, इसका ये हो जाएगा। उसका नागरिकता के पुनर्चिंतन के लिए प्रमुख योगदानकर्ता, तो टीएच मार्शल, और ये बच गया इसका, तो इसमें मिला देंगे। यानी कि 2 1 4 3, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 32 में, कि असंलग्नता को अनैतिक कहा गया है, ठीक है ना। इसको अनैतिक कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है, तो जॉन फॉस्टर डलेस के द्वारा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 33 में, खेल सिद्धांत के क्षेत्र में प्रमुख पुस्तकों में से द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर निम्नलिखित में से किसने लिखा, यानी पुस्तक किसने लिखा, प्रश्न संख्या 33 में, ठीक है। तो ये पुस्तक जो है वॉन न्यूमैन एंड ऑस्की ने लिखा था, ठीक है। प्रश्न संख्या 34 में, कि अपनी कृति, ठीक है, अपनी कृति क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम में कार्ल मार्क्स का यह तर्क देने का कारण क्या है कि श्रमिक वर्ग क्रांति के तुरंत बाद कामगारों का समान मजदूरी नहीं दी जा सकती। 34 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कामगारों की आवश्यकताओं तथा अपेक्षाएं भिन्न भिन्न होती है, श्रमिकों की उत्पादकता भिन्न भिन्न होती है और कौशल और अकुशल श्रमिकों की समान मजदूरी देना न्यायोचित नहीं है, तो इसका बी होना चाहिए। फिर भी आगे देख लेते हैं कि आदिम पूंजी संचय की मांग श्रमिकों को समान मजदूरी नहीं देने देती। कामगारों को उग्र वर्ग को जिन्होंने क्रांति में असंख्य बलिदान दिए हैं प्रतिपूर्ति करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर बी ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 35 में, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है सही कौन है वो बताना है, ठीक है। यानी कि सामने यहाँ दिया गया, तो कौन सही सुमेलित है वो बताना है। तो चे गुएवारा बोल्शेविक क्रांति नहीं हो जाएगा, ये गलत। ये क्यूबा की क्रांति, ये भी गलत। रोजा लग्जेमबर्ग जर्मन विद्रोह, ये भी गलत। निकोलाई बुखारिन हंगरी की क्रांति, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, इसका सही आंसर
डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 36 में क्रेडो ऑफ रेलिवेंस किसका मुख्य नारा था? क्रेडो ऑफ रेलिवेंस किसका मुख्य नारा था? तो ये उत्तर उदारवाद का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वो बताना है, कौन सा यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, पिछला देखिए क्वेश्चन में आया था कि कौन सा सही सुमेलित है, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो 37 का देखते हैं क्या कर रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र थॉमस होब यहाँ बता रहा है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। नागरिक संघ ये सही है, सामाजिक पूंजी ये भी सही है, गैर सरकारी गैर दलीय संगठन रजनी कोठारी ये भी सही है। ठीक है, तो ये सही नहीं है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 38 में देखते हैं, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड में सही आंसर को चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए में देखिए कह रहा है कि एक तरफ देखिए अनुच्छेद दिया गया है, एक तरफ अनुच्छेद का प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 359, तो 359 में देखेंगे क्या हो जाएगा ए का, तो ए का हो जाएगा यहाँ पर मौलिक अधिकारों का स्थगन। ठीक है, मौलिक अधिकारों का स्थगन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 360 है, तो 360 का 1 में वित्तीय आपातकाल की स्थिति। ठीक है, वित्तीय आपातकाल की स्थिति 312 आर्टिकल 312 कह रहा है, तो आर्टिकल 312 हो जाएगा अखिल भारतीय सेवा। ठीक है, यहाँ पर अखिल भारतीय सेवा और बाकी ये हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर बी होना चाहिए था, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसका सही आंसर ए हो जाएगा 3421। ठीक है, 3421। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 39 में, ये राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा? यानी राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित हो जाते हैं तो उसकी अनुपस्थिति में कौन काम करेगा? तो उपराष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न संख्या 40 में कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नव यथार्थवाद से संबंध है? नव यथार्थवाद से संबंध है प्रश्न संख्या 40 का, तो केनेथ वॉल्टज। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 में देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान में बिल ऑफ राइट्स का उपबंध है। ठीक है, तो संविधान देश की सर्वोच्च विधि, ये भी ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एकल नागरिकता का उपबंध है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर दोहरी नागरिकता है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है प्रश्न संख्या 42 में कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है वो बताना है प्रश्न संख्या 42 में। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है प्रश्न संख्या 42 में कि ब्रिटिश संसद प्रभुत्व संपन्न है, राजतंत्र की जड़ें ब्रिटेन में है, शक्ति पृथक्करण ब्रिटिश शासन प्रणाली का एक आवश्यक सिद्धांत है। तो ये गलत लग रहा है। ठीक है, मंत्रिमंडल ब्रिटेन में सबसे शक्तिशाली निकाय, ये भी ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 43 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में खेल सिद्धांत से संबंध नहीं है? खेल सिद्धांत से संबंध नहीं है 43 का, तो कर्ता का विवेकशीलता, लाभ का महत्तम और घाटा का न्यूनतम करने का प्रयास, नैतिकता के आधार पर कार्य करने की राज्य की प्रवृत्ति, या राज्य आरोही होने का संभावनाओं के प्रति जागरूकता। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नैतिकता के आधार पर कार्य करने की राज्य की प्रवृत्ति। प्रश्न संख्या 44 में देखते हैं, कौन से दो राजनीतिक चिंतक तुलनात्मक राजनीति में संस्थात्मक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कौन करते हैं? तो डुवर्जर और सारटोरी। ठीक है, आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कम से कम कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट्स भी कर दीजिए। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, मैं सभी कमेंट्स का जवाब देता हूं। ठीक है, कमेंट्स कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 45 में, किस देश में राजनीतिक दल को विधानमंडल में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पाने के लिए कम से कम 5% राष्ट्रीय मत प्राप्त करना अथवा कम से कम 3 प्रत्यक्ष निर्वाचित स्थान जीतना जरूरी है? तो किस देश में ये बोल रहा है? ठीक है, तो ये फ्रांस के बारे में कहा जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 46 में। प्रश्न संख्या 46 में कि सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि मिलाते हैं इंदिरा शाहनीवाद। तो इंदिरा शाहनीवाद जो था पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण था। ठीक है, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण यानी कि ए का 3,
तो 1 और 3 में देखिए ए भी है और ये भी है, दोनों में से एक होना चाहिए। अब अगला देखते हैं, मिनर्वा मिल्स वाद। मिनर्वा मिल्स वाद जो था ये 4, इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायिक पुनर्विलोकन का पुनर्प्रवर्तन। ठीक है, तो 4, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चूंकि 2 में आंसर मिल गया इसका। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 47 में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। लखनऊ समझौता, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्य समाज की स्थापना, बंगाल का विभाजन। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त घटनाओं में से सही कालानुक्रम है? ठीक है, यानी काल के अनुसार बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या था, आर्य समाज की घटना, यानी 3 आर्य समाज की घटना था पहला। उसके बाद था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का, है ना, यानी कि 2। उसके बाद बंगाल का विभाजन हुआ था 4। उसके बाद लखनऊ समझौता, यानी 3 2 4 1, 3 2 4 1, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 48 में कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय किसके द्वारा किया गया है ना, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अगर कोई विवाद होता है तो उसका निर्णय कौन करेगा? ठीक है, 48 का कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 49 का कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, परंतु उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए कई निर्णयों में उसी रूप में मान्य ठहराया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, विधि की समता का समझ समानता, सरकारी नौकरियों में अविभेद का अधिकार, संगम या संघ बनाने का अधिकार, या प्रेस की स्वतंत्रता। तो प्रेस की स्वतंत्रता। चलिए प्रश्न संख्या 50 में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? अब यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। ठीक है, तो इंडियन सही सुमेलित है, मैं बताना है कि इंडियन काउंसिलिंग एक्ट ये गलत हो जाएगा। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909 ये भी गलत। गवर्नमेंट ऑफ ये भी 1919 में प्रांतीय, ये भी गलत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 राज्यों में द्वैध शासन। ठीक है, ये सही, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में शामिल है। ठीक है, राज्य में शामिल है बताना है प्रश्न संख्या 51 में। तो इसमें हो जाएगा कि भारत की संसद और सरकार। ठीक है, राज्यों की सरकार और विधानमंडल, ये भी ठीक है। भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी। ठीक है, तो ये तीनों सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 1 2 3 ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद है प्रश्न संख्या 52 में कि भारतीय संसद एक सदन की गणपूर्ति कितनी होती है ना, भारतीय संसद की एक सदन की गणपूर्ति कितनी होती है? प्रश्न संख्या 52 का, तो सदन के कुल सदस्य का 10वां हिस्सा। ठीक है, प्रश्न संख्या अब अगला देखते हैं 53 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में सही नहीं है? लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में सही नहीं यहाँ बताया गया, यहाँ नहीं पूछ रहा है। तो देखिए क्या कर रहा है कि उसके पास अनिश्चित काल सदन स्थगित करने का शक्ति है, तो ये भी है। ठीक है, उसके पास 17 अवसान के बाद भी सदन बुलाने की शक्ति है, ये नहीं है। ठीक है, के भंग होने के बाद भी और सदन की पहली बैठक ठीक पहले के बाद वो पद बना रहता है। ठीक है, लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने पर भी उसे अपने पद से हट जाना होता है। ठीक है, ये भी, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। कौन सही नहीं है वो पूछ रहा है, तो बाकी सही है और भी सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 54 में कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर खाद्य पदार्थों और अन्य माल का अपमिश्रण ये समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 55 में कि सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए सुमेलित करके सही आंसर का प्रयोग करना है, सही आंसर देखना है कि कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए कटौती प्रस्ताव पहला में दिया गया, कटौती प्रस्ताव, तो कटौती प्रस्ताव बजट प्रस्तावों पर व्यय कम करने का प्रस्ताव प्रस्तावित करना, तो इसका सी हो पहला का 3 नंबर में चला जाएगा। अब देखिए 3 नंबर यहाँ पर ए में भी है और सी में भी, यानी कि ए या सही होगा या फिर सी सही होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला में कह रहा है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले में मंत्रियों को ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, ए हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, 2 ही में मिल गया इसका। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 56 में कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है वो बताना है कि भारत के संविधान में प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा में स्थानों के आवंटन के पुनः समायोजन के लिए उपबंध है।
ठीक है, तो ये है बिल्कुल। यदि दोनों सदनों में से किसी एक सदन सदस्य की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके लिए रिक्त घोषित कर दिया जाता है, ये भी ठीक है। राज्यसभा धन विधेयक का और इसके लोकसभा में पारित होने के पश्चात अनुमोदन करता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है सही नहीं है, तो सी गलत है। चलिए अगला बताते हैं। प्रश्न संख्या 57 में कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सुमेलित करना है। तो देखिए 57 का क्या हो जाएगा, मिलाते हैं। तो संघ द्वारा लगाए गए किंतु राज्य द्वारा वसूले कर, है ना, यानी टैक्स, तो इसका हो जाएगा स्टाम्प शुल्क। देखिए स्टाम्प शुल्क में मिला देना है, यानी कि ए का 2, तो यहाँ पर बी भी आ रहा है और डी भी आ रहा है। ठीक है, तो चलिए एक और मिलाते हैं। उसके बाद कह रहा है कि केंद्र द्वारा लगाए गए वसूले गए तथा प्रतिधारित कर, तो प्रतिधारित कर हो जाएगा निगम कर। ठीक है, निगम कर, तो यानी कि बी का 3, तो बी का 3 यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए बी का 3 यहाँ पर मैच कर रहा है, जबकि यहाँ पर 5 है, तो गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 में कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के उपबंध के अधीन किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर 356, 360, 352 या 365 बता रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर 356 और 365 ये भी हो जाएगा, तो 1 और 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न संख्या 59 में भारत में न्यायिक सक्रियतावाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए यहाँ पर विचार करना है कि यह मुख्यतः तब अस्तित्व में आता है जब विधानमंडल और सरकार के अधिवासी स्कंध संविधान के अंतर्गत अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असफल होते हैं। या फिर बी में सेकंड में कह रहा है जस्टिस M.A. अहमदी ने इसकी शुरुआत की जब उन्होंने एक पीड़ित नागरिक द्वारा लिखे गए पत्र को लोकहित याचिका के रूप में बदल दिया। तीसरा में न्यायिक सक्रियतावाद के अधिकांश मामले निचली अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों के माध्यम से अस्तित्व में आए। या फिर 4 में कह रहा है कि न्यायिक सक्रियतावाद में न्यायालय विचारण के दौरान एक वाद की प्रक्रिया का मॉनिटरिंग करता है और जांच अभिकरणों को आवश्यक निर्देश देता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि न्यायिक सक्रियतावाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ए और 1 और 4 यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए 60 में। ठीक है, तो भारत का संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा के लिए संघ मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को इस आशय का लिखित संप्रेषण भेजा जाना आवश्यक है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, पूरे भारतवर्ष या इसके किसी भाग के लिए की जा सकती है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के अंदर अनुमोदित नहीं किए जाने पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, 4 में कह रहा है कि के लिए आवश्यक है कि इसके अनुमोदन में संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रत्येक सदन के कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा ही जो उपस्थित और मतदान में शामिल सदस्यों के 2/3 में से कम ना हो संकल्प पारित है। फिर 5 में कह रहा है कि संसद द्वारा एक बार अनुमोदित होने पर 6 महीने तक लागू रह सकती है। ठीक है, तो इसका सही क्या हो जाएगा 60 का, तो इसमें 2, 3 और 4 देखिए यहाँ 2, दूसरा, तीसरा और चौथा ये सही है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 में देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रमुख सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली कार्य करती है। तो ये इसका सही आंसर कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर आ गया देखिए यहाँ पर कह रहा है विचार कीजिए। तो राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है कि कोई मामला जिस पर एक मंत्री द्वारा निर्णय लिया जा चुका है मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाए, ये ठीक है। राष्ट्रपति विधायन के प्रस्ताव से संबंधित सभी सूचनाओं की मांग कर सकता है, ये भी ठीक है। राष्ट्रपति को संसद के दोनों में से किसी भी सदन को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार है, ठीक है ये भी।
संघ के प्रशासन में संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति के पास अवश्य भेजा जाना चाहिए, ये भी सही है। तो ये 1 2 3 4 इसका सही है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 63 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से एक वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा भविष्य लक्ष्य विनिर्णय का सिद्धांत अपनाया गया है। तो 63 का क्या हो जाएगा, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब फिर देखिए यहाँ पर आ गया विचार कीजिए 64 का। तो यहाँ पर कह रहा है कि अधिकार परीक्षा सार्वजनिक पदों के बलात् ग्रहण किए जाने की रक्षा के लिए अत्यंत शक्तिशाली उपकरण है। ठीक है, उच्च न्यायालय किसी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकरण को अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए जब उसने इसके प्रयोग से इनकार कर दिया हो तो बाध्य कर सकता है। तो देखिए दोनों सही है, तो इसका एक सही आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, प्रश्न संख्या 65 में कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को निम्नलिखित में से एक गठन का सिफारिश करने का अन्य शक्ति है। ठीक है, तो 65 का हो जाएगा क्या, तो नई अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, 312 के अंतर्गत इनको अधिकार मिला हुआ है। चलिए 66 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से विवादों का कौन सी कोटि उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता में शामिल नहीं की गई है। ठीक है, 66 का क्या हो जाएगा, तो 2 या अधिक राज्यों के निवासियों के बीच, यहाँ पर कर इसका सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न संख्या 67 में कि हर्बर्ट शिमोन द्वारा प्रस्तावित प्रविधि कौन सी है। हर्बर्ट शिमोन द्वारा प्रस्तावित प्रविधि कौन सी है, तो कौन सी है, तो तार्किक प्रत्यक्षवाद। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 में देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर फिर आगे देखिए विचार करने 68 का। तो पहला कह रहा है कि भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायालय के आचरण के बारे में किसी राज्य के विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं की जा सकती। उसके बाद है भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार राज्य के उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण के बारे में विधानमंडल की चर्चा किए जाने पर कोई निर्बंधन नहीं है, तो ये नहीं हो जाएगा। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार न्यायालय विधानमंडलों की कार्रवाइयों की जांच नहीं कर सकता है। तो ठीक है, तो यानी कि 1 और 3 सही हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न संख्या 69 में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारतीय संविधान में पहले अंतर्विष्ट किए गए और बाद में निराशित किए गए। चलिए बताएंगे कौन से थे वो अनुच्छेद। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, ये नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 3 4, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 में देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की इसे संसद के प्रत्येक सदन में पेश किए जाने की पूर्व समीक्षा करती है। दूसरा कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाता है। तीसरा कह रहा है कि वार्षिक वित्त वितरण के लोकसभा में पेश किए जाने के बाद लोक लेखा समिति प्राक्कलनों की परीक्षा करती है। ठीक है, तो इसका सही तीनों हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। चलिए प्रश्न संख्या 71 में देखते हैं कि भारत में कोई मंत्री जो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना चाहता है वह अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा, यानी कहाँ संबोधित करेगा, तो राष्ट्रपति को। उत्तर में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, यहाँ पर सही सुमेलित बताना है। ठीक है, तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, तो अनुच्छेद 330, तो अनुच्छेद 330 में ये सही है, तो ये पहला ही सही हो गया इसका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 73 में सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है, मिलाना है यहाँ पर, सही आंसर भी देना है। तो 73 का क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या करके। 19वां, तो 19वां क्या हो जाएगा, 19वां हो जाएगा निर्वाचन आयोग का कर्तव्य। ठीक है, निर्वाचन आयोग का कर्तव्य। उसके बाद बी का 25वां, तो 25वां हो जाएगा संपत्ति का अर्जन किए जाने पर प्रतिकार। ठीक है, यानी 2 3, 2 और 3, देखिए यहाँ पर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला में ही मिल गया इसका। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 74 में कि संसद के आचार संहिता समिति का पहली रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है वो बताना है।
तो राजनीति के अपराधीकरण, राजनीतिक दल एवं निर्वाचन सुधार, आचार संहिता जैसे मामले इसके विषय थे। ठीक है, ये सही हो जाएगा। आचार संहिता के परिवर्तन के प्रक्रियागत पहलू उसके विषय थे, गलत हो जाएगा। एक यहाँ पर यह पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो ए सही है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 75 में देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा इसके प्रयोग का अध्यक्ष हो सकता है। तो 75 का इसका आंसर हो जाएगा केवल सेवानिवृत्त भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कौन हो जाएगा, सेवानिवृत्त जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न संख्या 76 में है। अब देखिए सुमेलित करने का फिर से आ गया कि सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। होगा 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार विधि निर्माण के बारे में उपबंध। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची हो जाएगा दल बदल के आधार पर निर्भरता के लिए उपबंध। ठीक है, ये इसका 5वां हो जाएगा, यानी 2, 5। ठीक है, यानी देखिए मिल गया इसका बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 में देखते हैं कि संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में भारत के राष्ट्रपति के लिए यह अबाध कर दिया गया है कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करे। संविधान यानी 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में संशोधन किया गया है, यानी कि इसमें संशोधन किया गया है कि राष्ट्रपति के लिए यह बाध्य कर दिया गया है कि मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना है, उनके अनुसार वो काम करेंगे। तो ये 74 इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 74 के फर्स्ट में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 78 में कि संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन स्वशासी जिला परिषद पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से एक राज्य में प्रवृत्त नहीं है। तो कौन नहीं है, तो नागालैंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 79 में कि 86वें संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किसके विषय में है। तो किसके विषय में है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 6 से 14 साल के बीच के उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जो अनुच्छेद 21 के क के अंतः स्थापन करता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 80 और ये अंतिम प्रश्न है। ठीक है, अंतिम प्रश्न में कह रहा है कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के किसी सूची में किसी संशोधन के प्रारंभ कैसे किया जा सकता है। ठीक है, कैसे किया जा सकता है, तो सदन की कुल सदस्यता का बहुमत से पारित किया जाए, बी में उस सदन का कुल सदस्यता बहुमत से और सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों को बहुमत पारित किया जाए। उपरोक्त बी और इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त बी, और उस संशोधन के लिए आवश्यक होगा कि उसका कम से कम आधे राज्यों का राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन किया जाए। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों लोगों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि सबको फ़ायदा मिल जाए, और अगले बार फिर मैं एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।